चलता है। अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। तो दोनों आपको याद रखना है। अगर विद्युत मोटर का कार्य पूछ ले तो विद्युत मोटर क्या कार्य करती है, तो विद्युत मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। वहीं डायनामो का कार्य आपसे पूछ ले तो डायनामो का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों को काटता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पराबैंगनी किरणों को काटने का कार्य कौन सा कांच करता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्रुक्स कांच, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्रुक्स कांच होता है इसका कार्य क्या होता है, यह पराबैंगनी किरणों को काटने का कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लासी की लड़ाई के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि प्लासी का जो युद्ध था यह कब लड़ा गया था। आपको इसका जवाब देना है कि जो प्लासी का युद्ध था यह किस वर्ष में लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 आपका राइट आंसर जाएगा। एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए। 23 जून 1757 को आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और किसके किसके बीच हुआ था, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। तो प्लासी का जो युद्ध था यह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति उस समय था रॉबर्ट क्लाइव, तो इन दोनों के मध्य हुआ था। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था तथा इस समय अंग्रेजी सेनापति कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इस युद्ध में पराजय किसकी होती है, तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय होती है। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था, तो बक्सर का युद्ध आपका लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 अक्टूबर 1764 को आपका बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो इसमें जो है 3 सेनाओं ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध यह युद्ध किया था। तो ये 3 सेनाएं कौन कौन सी थीं, तो आप याद रखिएगा। इसमें मीर कासिम हो गया आपका बंगाल का नवाब, इसके बाद अवध का नवाब सुजाउद्दौला हो गया और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की सेनाओं ने मिलकर अंग्रेजों से यह युद्ध लड़ा था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे संविधान के स्रोत दिए गए हैं और उनका देश दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आइए देख लेते हैं। तो इसमें से न्यायिक पुनर्विलोकन का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, इसको हमने किस देश से लिया हुआ है, और न्यायिक पुनर्विलोकन का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, प्रस्तावना की भाषा को हमने कहाँ से लिया हुआ है, तो प्रस्तावना की जो भाषा है इसको हमने कहाँ से लिया हुआ है, तो इसको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद संघात्मक विशेषताएं हमने कहाँ से ली हुई हैं, संघात्मक जो विशेषताएं हैं इसको हमने कहाँ से ली हुई हैं, कनाडा से ली हुई हैं। ऑप्शन सी भी आपका बिल्कुल सही है। वहीं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने कहाँ से लिया हुआ है, तो जर्मनी से, जो कि बिल्कुल ही गलत यहाँ पे दिया गया। जर्मनी की जगह आपका क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। जापान से हमने क्या लिया हुआ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं था। वहीं जर्मनी से हमने क्या लिया हुआ है, तो जर्मनी उस समय था वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन, वाइमार संविधान उस समय था जर्मनी का। तो जर्मनी से हमने लिया हुआ है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने वाइमार संविधान यानी कि जर्मनी से लिया हुआ है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी, यानी कि भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है, नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, पार्ट है, उसमें शीत ऋतु के समय जो वर्षा होती है उसके लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो उसके लिए उत्तरदायी कारक है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ की
के कारण ही जो है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे पूछी जा रही है, किस वर्ष में हुई थी? इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था, आपको बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका कब शुरू हुआ था? तो आप याद रखिएगा 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आप एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की? तो कमेंट बॉक्स में आप एग्जैक्ट डेट बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस तारीख को प्रारंभ हुआ था। और तथा इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? यूरोप का मरीज हम किस देश को कहते हैं? तो यूरोप का मरीज हम किस देश को कहते हैं? तो आप याद रखिएगा तुर्की को। तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा तुर्की को। राज्य का महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में आपको मिलेगा? राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उससे संबंधित जो प्रावधान है आपको किस अनुच्छेद में देखने को मिलेंगे? तो राज्य का महाधिवक्ता का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 का संबंध किससे है? तो राज्य के महाधिवक्ता से रिलेटेड आपका है आर्टिकल 165। तो आप इसे याद रखिएगा। आज़ादी के पश्चात जो है पहली बार परिसीमन आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? पहली बार जो परिसीमन आयोग था उसका गठन किस वर्ष में किया गया था? फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। पॉलिटी का काफ़ी अच्छा प्रश्न है परिसीमन आयोग के बारे में, तो आपको बताना है इसका जवाब। तो पहली बार जो है परिसीमन आयोग का जो गठन है 1952 में किया गया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है मतदान की जो आयु थी उसको घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था? आपको उस संविधान संशोधन अधिनियम को बताना है जिसके अंतर्गत जो मतदान की एज थी, जो वोट देने की आयु थी, उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसी के तहत जो है मतदान की आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा किस वर्ष का यह है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम? तो 1988 का। कब का है? तो 1988 का यह है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? इसमें से कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें से कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आइए देख लेते हैं। भूटान के साथ जो है 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो एक आपका असम हो गया, असम के बाद एक आपका हो गया सिक्किम हो गया, और सिक्किम के बाद आपका हो गया वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपके 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? असम हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लेकिन मेघालय जो है आपका भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल कितनी सीमा जो है भूटान के साथ हमारी लगती है? तो 699 किलोमीटर की, 699 किलोमीटर की कुल सीमा जो है भूटान के साथ हमारी लगती है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक तरफ आपको जलप्रपात दिए गए हैं और एक तरफ उनसे रिलेटेड नदियाँ दी गई हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा जलप्रपात सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो जोग जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। तो यह पहला वाला ही आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। जोग जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर नहीं है, बल्कि किस नदी पर? तो आपकी शरावती नदी पर। शरावती नदी पर आपको मिलेगा जोग जलप्रपात। तो पहला वाला ही आपका गलत दिया गया था। इसके बाद जो पुनासा जलप्रपात है आपको मिलेगा यहाँ पे। तो पुनासा जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर हो गया, जो कि बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे मिलेगा? तो स्वर्णरेखा नदी पर मिलेगा, झारखंड में, बिल्कुल सही है।
और इसके बाद शिव समुद्रम जलप्रपात आपको मिलेगा कावेरी नदी पर, कहाँ पर, तो कर्नाटका में, बिल्कुल सही। लेकिन जोग जलप्रपात वाला आपका ऑप्शन गलत दिया गया था। यहाँ पे नर्मदा की जगह आपको शरावती नदी होना चाहिए था। जोग जलप्रपात जो है, जिसको हम गरसुप्पा के नाम से भी जानते हैं, आपको मिलेगा शरावती नदी पर। निम्नलिखित में से किसे हम लोकहितवादी के नाम से जानते हैं? लोकहितवादी किसे कहा जाता है? तो लोकहितवादी कहा जाता था गोपाल हरि देशमुख को, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से सही मिलान की पहचान आपको करने की, इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित है? और एक तरफ कुछ उपकरण दिए गए हैं और एक तरफ जो है उनके खोजकर्ता दिए गए हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन जो है पर्सी स्पेंसर, तो पहला वाला ही आपका बिल्कुल सही दिया गया है, बाकी तीनों आपके यहाँ पे गलत सुमेलित दिए गए हैं। तो आइए तीनों को के बारे में जान लेते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन जो है इसके आविष्कारकर्ता या खोजकर्ता थे पर्सी स्पेंसर, तो पहला आपका बिल्कुल सही है। वहीं ट्रांसफार्मर का क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर के माइकल फैराडे हो जाएंगे। ट्रांसफार्मर के खोजकर्ता आपके माइकल फैराडे हो जाएंगे। बैटरी के हो जाएंगे एलेसेंड्रा वोल्टा, एलेसेंड्रा वोल्टा जो हैं ये बैटरी के हो जाएंगे खोजकर्ता। इसके बाद डीजल इंजन का कौन हो जाएगा? तो डीजल इंजन के खोजकर्ता हो जाएंगे रुडोल्फ डीजल। तो इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। डीजल इंजन के आपके हो जाएंगे रुडोल्फ डीजल, बैटरी के हो जाएंगे एलेसेंड्रा वोल्टा, ट्रांसफार्मर के आपके हो जाएंगे माइकल फैराडे, और माइक्रोवेव ओवन के हो जाएंगे पर्सी स्पेंसर। इसमें से आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। आपको बताना है किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मैथीमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो है किस वर्ष में की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है कि जो ऑस्कर पुरस्कार हैं ये किस वर्ष से वितरित किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, आपको इसका जवाब देना है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तो ऑस्कर पुरस्कार की बात हो रही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1929 से। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1929 से जो है ऑस्कर पुरस्कार दिए जा रहे हैं। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है? वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर तो मलेशिया में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मलेशिया में आपको मिलेगा वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से क्या चीज़ उत्तर प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपी स्पेशल के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, वीडियो के एग्जाम में, तो उसी का यह प्रश्न है। तो इसमें से क्या उत्तर प्रदेश में आपको नहीं मिलेगा? तो विश्वनाथ मंदिर आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा देखने को, 80 घाट आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, आगरा का किला आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल आपको उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो विक्टोरिया मेमोरियल है कहाँ पर? तो ये आपको मिलेगा कोलकाता में। कहाँ पर? तो कोलकाता में आपको मिलेगा विक्टोरिया पैलेस या विक्टोरिया मेमोरियल। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इनमें से कौन सा स्थान जो है धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? तो इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद है यह धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए फेमस है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के उस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को किस नाम, मतलब यहाँ पे पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था सिवाय, इसमें से कौन सा नाम में है जिस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार को नहीं जाना जाता था?
तो कौटिल्य, आप याद देखिएगा कौटिल्य को हम चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं और कौटिल्य भी कहता था, लेकिन समुद्रगुप्त इनको नहीं कहता। समुद्रगुप्त एक अलग ही शासक थे मौर्य वंश के। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त नहीं कहा जाता था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसमें से कौन सा महाद्वीप जो है सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र में से मेल खाता है? तो यहाँ पे 4 आपको महाद्वीप दिए गए हैं, कॉन्टिनेंट दिए गए हैं, उनमें स्थित सबसे बड़ा देश दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित दिया गया कि इस महाद्वीप का यह सबसे बड़ा देश है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसमें से जो कौन सा सबसे अच्छा सुमेलित है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश इंडिया है, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश आपका हो जाएगा ब्राजील, जो कि बिल्कुल ही सही दिया गया है। दक्षिण अमेरिका जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है, इसका जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा हो जाएगा? तो साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश आपका हो जाएगा ब्राजील। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। तो एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा? एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से रूस हो जाएगा। अफ्रीका का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश कनाडा है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। बाकी ऑप्शन डी आपका सुमेलित यहाँ पे था। अगला प्रश्न आपके सामने है, असंगत का मिलान यहाँ पे करना, किसमें से कौन सा असंगत है? तो दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी कौन सा हो जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी हो जाएगा ब्लू व्हेल। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्या हो जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आपका सुंदरवन है, जो कि बिल्कुल सही है। दुनिया की सबसे गहरी झील आपकी सुपीरियर झील हो जाएगी, जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया है। दुनिया की सबसे गहरी झील आपकी सुपीरियर झील नहीं है, बल्कि कौन सा? बैकाल झील है। कौन सी? तो बैकाल झील आपकी हो जाएगी दुनिया की सबसे गहरी झील। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके अलावा दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका सहारा है। तो ये तीनों ए, बी और डी आपका सही सुमेलित था, वहीं ऑप्शन सी वाला आपका सुमेलित नहीं था। यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी जो झील है वो आपकी हो जाएगी बैकाल झील। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? यानी कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? तो संविधान के द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 552 जो है मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं लोकसभा में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक निकाय बनाया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? पंचायती राज में वर्तमान में 3 स्तरीय प्रणाली चलती है, जिसमें से एक कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इसमें से आपका ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति आती है, जिला परिषद आता है, लेकिन नगर परिषद जो है पंचायती राज की 3 स्तरीय सिस्टम में नहीं आता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नगर परिषद नहीं आता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय इंडिया में नहीं होता था, आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत में कृषि काफ़ी अच्छी चल रही थी, हस्तशिल्प उद्योग काफ़ी अच्छा चल रहा था, निर्माण का मैन्युफैक्चरिंग का कार्य काफ़ी अच्छा होता था, लेकिन पर्यटन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंडिया में उस समय अंग्रेजों के आने से पहले यानी कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत में पर्यटन नहीं था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाकी तीनों चीज़ें उस समय देखने को मिलती थी। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म की यहाँ पे बात हो रही है। तो एलपीजी रिफॉर्म में इसमें से कौन सा नहीं था, आपसे पूछा जा रहा है। तो 1991 की जो नई आर्थिक नीति थी उसको हम एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। एल मतलब आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
उदारीकरण हो जाएगा, पी से आपका प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण हो जाएगा, जी से आपका ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्विकरण हो जाएगा। तो औद्योगिकीकरण इसमें शामिल नहीं था, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तथा इस समय प्रधानमंत्री कौन थे जब हमारे नई आर्थिक नीति लाई गई थी? तो पीवी नरसिम्हा राव जो है उस समय हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और उस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे? तो जिनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था, तो हमारे वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और इनमें से कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच एक असंगत, यानी कि कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन यहाँ पे सही नहीं दी गई है? इसमें से कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन यहाँ पे सही नहीं दी गई है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है? ए बैंकर टू एवरी इंडियन। तो पहला बिल्कुल सही है, ए बैंकर टू एवरी इंडियन बिल्कुल सही दिया गया है इसकी टैगलाइन। पीएनबी की टैगलाइन क्या है? तो पीएनबी की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। पीएनबी का टैगलाइन जो है बढ़ती का नाम जिंदगी नहीं है, बल्कि द नेम यू कैन बैंक अपॉन इसकी टैगलाइन है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, पीएनबी की टैगलाइन क्या है? तो एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, पीएनबी की टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, जो है पीएनबी की टैगलाइन है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा की टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। और देना बैंक की टैगलाइन है ट्रस्टेड फैमिली बैंक। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ट्रस्टेड फैमिली बैंक जो है देना बैंक की टैगलाइन है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। आप याद रखिएगा 22 अप्रैल का जो दिन है यह पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं 21 जून को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को होता है। 1 मई को आपका क्या होता है? 1 मई को आपका होता है श्रमिक दिवस होता है, लेबर डे होता है। 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो इस तरह से 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने आज कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा। तो आज के साथ इसी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगला वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे हिंदी का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।